हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट पूरा करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में छोड़ दिया था। दैट इज़ पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति। तो देखो दोस्तों, बात क्या है कि जो पल्लवा डायनेस्टी थी और चालुक्य डायनेस्टी थी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज थी सदर्न इंडिया की इस पीरियड में। कौन से पीरियड में हम बात कर रहे हैं? लगभग 400 एडी से लेके अप्रॉक्सीमेटली 700 एडी या 750 एडी तक आप कह सकते हो, क्योंकि 750 एडी के बाद में जो है राष्ट्रकूट और जो डिफरेंट डायनेस्टीज़ हैं वो आ जाती हैं। तो इस पीरियड की ही बात हो रही है। इस पीरियड के अंदर अंदर जो है पल्लवास और चालुक्यास जो हैं सबसे पहले होते हैं सदर्न इंडिया में, फिर उसके बाद जो दूसरी डायनेस्टीज़ हैं वो आती हैं। तो पल्लवा जो थे उनकी कैपिटल थी कांचीपुरम में, और मैं मैप में दिखा भी देता हूँ कांचीपुरम कहाँ पर पड़ता है। देखो, ये जो है ये है कांचीपुरम। तो कांचीपुरम से लेके ये जो रिवर जा रही है यहाँ पे, ये है रिवर कावेरी। तो इतना जो रीजन है ये था पल्लवास के अंडर में। ठीक है, अगर आप ज्योग्राफी में इंडिया का मैप देखोगे तो ये रिवर कावेरी है, लेकिन मुझे पता है, मैंने देख रखा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये रीजन जो था पल्लवास का था, पल्लवा किंगडम के अंडर में आता था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे जो सतवाहन का डायनेस्टी का जो रीजन था ये वाला, यहाँ पर चालुक्यास थे इस पीरियड में। 400 एडी से लेके 700 एडी के बीच की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर पल्लवास थे, फिर यहाँ पर जो थे चालुक्य डायनेस्टी थी। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं वहीं से। तो पल्लवा का जो कैपिटल थी वो थी कांचीपुरम में, और कांचीपुरम से लेके कावेरी डेल्टा तक जो था उनका किंगडम था। जबकि चालुक्यास जो थे उनका जो किंगडम था वो था रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में जो रायचूर दोआब है। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं मैप में। ये भी देखो, ये जो रिवर है ना, ये यहाँ से जो रिवर जा रही है ये तुंगभद्रा रिवर है। ठीक है, और ये जो ऊपर से आ रही है ये है कृष्णा। तो कृष्णा और जो तुंगभद्रा रिवर जो है इनके बीच का जो रीजन है ये, ठीक है, इनके बीच का जो रीजन है ये पूरा चालुक्य का। तो यानी चालुक्य जो थे और जो पल्लवास थे वो बिल्कुल नेबरिंग डायनेस्टीज थी। मतलब एज अ नेबर जो थे वो आपस में लड़ते थे, और काफ़ी ज़्यादा जो थे उनके बीच में रिलेशन बहुत ही ख़राब थे। मतलब लड़ना तो लाइक कॉमन बात थी एक। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहीं पे ये वही बता रखा है कि वो आपस में उनकी जो थी फाइट होती रहती थी। ठीक है, टेरिटोरियल एम्स के लिए। कभी किसी ने दूसरे के कैपिटल पे अटैक कर दिया, किसी इंपॉर्टेंट टाउन पे अटैक कर दिया। ठीक है, तो रेडिंग जो थी वो हमेशा ही मतलब एक चलती बात थी, कोई ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल कुछ वो था। अब क्या हुआ कि जो चालुक्यन रूलर थे, उनका नाम था पुलकेशिन II। तो ये जो रूलर थे इनके बारे में हमने चैप्टर 9 में भी बात करी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले तो अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में हमने देखा था, पिछले से पिछले वीडियो में यानी चैप्टर 9 वाले वीडियो में देखा था कि इन्होंने किसको स्टॉप किया था? हर्षवर्धन को। ठीक है, हर्षवर्धन को स्टॉप किया था। कहाँ किया था, कैसे किया था? जब वो नॉर्दर्न रीजन से सदर्न इंडिया की तरफ बढ़ रहा था, तो जो रिवर नर्मदा थी वहाँ पर जो है पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को स्टॉप किया था, और उसके फिर सारे जो एम्स थे सदर्न इंडिया को कंकर करने के वो ख़त्म हो गए थे। और इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है? पुलकेशिन II के बारे में हमें कौन बताता है? प्रशस्ति बताती है। आई होप कि आपको प्रशस्ति पता होगा। मैंने चैप्टर 9 वाले वीडियो में भी बताया था कि प्रशस्ति जो होती हैं ये एक इंस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, जो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं किसी भी रूलर के बारे में उनकी प्रशंसा करते हुए। ठीक है, प्रशस्ति जो है प्रशंसा वर्ड से ही आया है कि इन प्रेज ऑफ होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? इन प्रेज ऑफ। ठीक है, तो ये जो प्रशस्ति होती हैं ये सारी जो जीनियोलॉजी है एक रूलर की वो कवर करती हैं कि भाई उसके परदादा कौन थे, दादा कौन थे, उसके पिताजी क्या करते थे। ठीक है,
तो सारी जो उसकी जो जनरेशनल जो ऑक्यूपेशन थी, ठीक है, उनको उनके उसके बारे में कवर करती है ये प्रशस्तीज। तो ये प्रशस्ति जो थी चालुक्य पुलिकेशिन टू के बारे में, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी उनके कोर्ट पोएट ने, जिनका नाम था रवि कीर्ति। ठीक है, अब बात याद रखना कि रवि क्वेश्चन आ सकता है, रवि कीर्ति किस डायनेस्टी के अंडर जो थे एक कोर्ट पोएट थे, ठीक है, या फिर किस रूलर के अंडर कोर्ट पोएट थे? तो चालुक्य डायनेस्टी के अंदर एक रूलर थे जिनका नाम था पुलकेशिन टू। तो उनके कोर्ट में जो थे रवि कीर्ति एज अ पोएट काम करते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको एम्फसाइज कर रहा हूँ, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसे याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। जो रवि कीर्ति थे, इन्होंने अपनी प्रशस्ति में क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि ये जो पुलकेशिन टू थे, इन्होंने ना कि सिर्फ हर्षवर्धन को ही स्टॉप किया, बल्कि इन्होंने एक्सपीडिशंस भी निकाले, मिलिट्री एक्सपीडिशंस वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पे इंडिया की। ये एक्सपीडिशन को लॉन्च किया, उनको लीड किया। ठीक है, और इनके एक प्रशस्ति में ही जिसमें इन्होंने हर्षवर्धन की डिफीट के बारे में लिखा है, तो उसमें इन्होंने एक ना मेटाफरिकली इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है, उसके बारे में बताया है कि हर्ष जो थे, यानी हर्षवर्धन जो थे, ही वॉज नॉट हर्षा आफ्टर द डिफीट। यानी हर्ष का मीनिंग देखो होता है हैप्पीनेस, खुशी। ठीक है, तो वो हर्षा वॉज नॉट हर्षा आफ्टर द डिफीट। ओके, दैट्स वॉट ही इज ट्राइंग टू से इन दैट प्रशस्ति। तो जो इन्होंने एक ना पोएटिक वे में इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो मतलब प्रशंसा ही कर रहे हैं। ठीक है, पुलकेशिन टू की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं ये बात। आई होप सब कुछ क्लियर होगा, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। अब आगे बात हुई है कि जो चालुक्य जो थे, ठीक है, जैसे कि चालुक्यन रूलर पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन को हराया। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि उनकी जो लड़ाई थी वो पल्लवा से भी होती रहती थी, बार बार जो है मिलिट्री एक्सपीडिशन चलते रहते थे। कभी कोई टाउन जो था, कोई सिटी जो थी वो कैप्चर कर ली, रेड कर ली। ठीक है, तो मतलब कि ये जो विक्ट्रीज थी, जो ये लड़ाई थी, ये ज़्यादा लंबी नहीं चली। ठीक है, आखिर में क्या हुआ कि जो ये पल्लवास थे, ठीक है, जो कांचीपुरम में जहाँ जिनकी कैपिटल थी, और जो चालुक्यास थे जिनकी कैपिटल कहाँ पर थी? आइहोल में। ठीक है, आइहोल मैं मैप में दिखा देता हूँ। आइहोल कहाँ पर पड़ता है? देखो ये है आइहोल। आई होप दिख रहा होगा, काफ़ी मैंने सर्कल कर दिया है यहाँ पे, लेकिन आइहोल यहाँ पर है। ठीक है, तो इस यहाँ पर जो थी इनकी कैपिटल थी चालुक्यन डायनेस्टी की। अब आगे क्या होता है कि ये जो किंगडम्स थे, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करती थी, इसके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले बात तो याद रखने की ये है कि इससे पहले मैं बता देता हूँ कि जो ये राष्ट्रकूट और जो चोला डायनेस्टी थी, ये इनकी सक्सेसर थी। ठीक है, जो पल्लवास थे कांचीपुरम के और जो चालुक्यास थे आइहोल के, उनको रिप्लेस किसने किया था? राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने रिप्लेस किया था चालुक्यन रूलर्स को। ठीक है, 750 AD के आसपास जो है वो तब से एक नया पीरियड शुरू हो गया था। ठीक है, 3 डायनेस्टीज़ का, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये जो थे चालुक्यन डायनेस्टी को रिप्लेस किया था राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने, और जो पल्लवास थे उनको रिप्लेस कर दिया था चोला डायनेस्टी ने। ठीक है, तो इनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे आगे। अभी बात करते हैं कि जो किंगडम्स थे, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करती थी। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि जो गुप्ता के जो टाइम था, ठीक है, उस गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड के आगे आगे क्या होता था कि जो किंग्स थे, ठीक है, बेसिकली दे यूज टू टेक सपोर्ट ऑफ द पीपल हु वर स्ट्रॉन्ग, हु वर सोशली और इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली मिलिट्रीली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो मतलब कि किंग वॉज काइंड ऑफ डिपेंडेंट ऑन द पीपल हु हैड अ गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ अंडर देम। इसीलिए जो है उन लोगों को हम कहते हैं सामंता। ठीक है, जो वो लोग थे जिन पे किंग डिपेंडेंट रहता था। ठीक है, मतलब वैसे तो
बोलने से तो देखो, ऑफ कोर्स किंग इज अ सोवर्न एंटिटी, ठीक है, ही कैन टेक एनी डिसीजन, बट लेकिन जो डिपेंडेंसी है वो एक रहती है, ठीक है, किसी भी बंदे पे। वो कैसे रहती है मैं आगे बताता हूँ। अभी देखो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। अभी कुछ पोस्ट के बारे में मैं बताऊंगा यहाँ पे, जो हेरिडिटरी हो गई थी, ठीक है, जिनको हेरिडिटरी बना दिया गया था, यानी कि पिता का जो बेटा है वही उसको इनहेरिट करेगा उस पोस्ट को। वो किस लिए बनाया था? वो इसीलिए बनाया था क्योंकि ये जो सामंता थे, ये जो लोग थे, जो ये पावरफुल लोग थे, जिनकी सोशली या फिर इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा थी, या फिर किसी भी रीजन को, ठीक है, वो कंट्रोल करते थे पॉलिटिकली या मिलिट्रीली, तो उस वजह से जो है क्या किया, उनकी मांग थी, ठीक है, कि भाई मेरे बेटे को ही बनाओ, ठीक है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं मतलब किंग की हेल्प कर रहा हूँ, तो राजा मेरे लिए इतना तो करेगा ही कि भाई मेरे बेटे को बिठाए यहाँ पर इस गद्दी के मतलब मेरी गद्दी के ऊपर। तो इसीलिए किंग ने एक्सेप्ट कर लिया, और इसी वजह से जो है ये फ्यूडेटरी इसको कहते हैं, फ्यूडेटरी स्ट्रक्चर आप कह सकते हो इसको, ठीक है, फ्यूडेटरी लॉर्ड्स कह सकते हो, ठीक है, इन पावरफुल लोगों को। तो इनका जो है एक काइंड ऑफ रूल स्टार्ट हो गया था गुप्ताज के पीरियड से, ठीक है। तो इसीलिए जो है एक तरह से ये फ़ायदा भी था लेकिन नुकसान भी था। अब क्या हुआ, कुछ पोस्ट जो थी वो हेरिडिटरी बन गई थी, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। देखो हरिसेन का नाम आपने सुना होगा, चैप्टर 9 में हमने इसके बारे में बात करी है। हरिसेन जो थे कौन थे? समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त के कोर्ट के अंदर वो पोएट थे जिन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था, उनके जो है उनकी जो प्रशस्ति है उसे लिखा था, ठीक है। तो ही वॉज द कोर्ट पोएट इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त, हरिसेन, ठीक है। अब हरिसेन क्या थे? ही वॉज महादंड नायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर, ठीक है, ही वॉज महादंड नायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर, यानी उनके पिताजी भी महादंड नायक थे। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं हु इज़ महादंड नायक, ठीक है, चीफ मिलिट्री ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर, या फिर कोई रिलीजियस एंटिटी, रिलीजियस पर्सन, रिलीजियस हेड, मतलब ऐसे आपको ऑप्शन दे सकते हैं, स्पेशली इन द प्रीलिम्स, फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो महादंड नायक इज चीफ जुडिशियल ऑफिसर, बात याद रखना, ठीक है, मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, स्ट्रेस कर रहा हूँ इस बात को। अब आगे महादंड नायक तो हो गया, ठीक है। अब हरिसेन वॉज ऑल्सो कुमार आमत्य। कुमार आमत्य क्या होता है? एन इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर, ठीक है, कुमार आमत्य मीन्स एन इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर। बात को याद में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ऑल्सो अ संधि विग्रहिका विच इज़ अ मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। तो आप देख सकते हो कि कितनी पोस्ट उन्होंने होल्ड करी थी उस टाइम पर, यानी मल्टीपल ऑफिसेज स्टार्टेड बीइंग हेल्ड बाय अ वन पर्सन, ठीक है ना। महादंड नायक भी उन्होंने होल्ड किया था ये पोस्ट, कुमार अमात्य भी वो होल्ड कर रहे थे, और संधि विग्रहिका भी होल्ड कर रहे थे, ठीक है। तो बात याद में रखना कि मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस कहते हैं किसको? संधि विग्रहिका को, या संधि विग्रहिका कहते हैं मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। कुमार अमात्य होता है इन इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, मैं दोबारा कह रहा हूँ। अब आगे क्या हुआ, एक और इसमें बात बताई गई है हमें कि जो इम्पोर्टेंट लोग थे, ठीक है, या मतलब इकोनॉमिकली या सोशली, जिसके बारे में हमने अभी बात करी, जैसे कि नगर श्रेष्ठी, जिसे कहते हैं हम चीफ बैंकर या फिर मर्चेंट ऑफ द सिटी, मतलब काफ़ी रिच बंदा, ठीक है, जिसके पास काफ़ी पैसा था, और वो ट्रेडर्स का जो हेड था, आप हेड कह सकते हो, ठीक है। अब हेड होगा तो एक लाइक काइंड ऑफ वो एक बैंक भी सेटअप कर रखा होगा उसने कि उसको मनी डिपॉजिट करते होंगे लोग, और फिर वो लोन दे देता होगा। तो इसलिए नगर श्रेष्ठी इज़ चीफ बैंकर, ठीक है ना, या फिर मर्चेंट ऑफ द सिटी या हेड ऑफ द मर्चेंट्स, काइंड ऑफ आप कह सकते हो उसको। तो नगर श्रेष्ठी जो थे, ठीक है, फिर सार्थवाहा और द लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवांस। सार्थवाहा, बात याद में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो टर्म्स है ना, टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। प्रथम कुलिका और चीफ क्राफ्ट्समैन, ठीक है, हेड ऑफ द कयस्थाज और स्क्राइब्स, ये जो लोग थे, ठीक है, प्रथम कुलिका, कयस्थाज, सार्थवाहा और नगर श्रेष्ठी,
इनकी भी काफ़ी जो थी चलती थी, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, क्योंकि ये जो थे टॉप पोजीशन को होल्ड करते थे अपने अपने फील्ड के अंदर, ठीक है ना। अब स्क्राइब कौन से होते हैं? स्क्राइब वो लोग होते हैं जो कुछ लिखते हैं, ठीक है ना, जो किंगडम के अंदर जिनको अपॉइंट किया जाता है कुछ नोट डाउन करने के लिए, कुछ लिखने के लिए, उन्हें हम कहते हैं कायस्थास और स्क्राइब्स, ठीक है। तो उनका हेड प्रथम कुलिका या चीफ क्राफ्ट्समैन, जो लोग कुछ बनाते हैं, मटका हो गया या कुछ मूर्तियाँ हो गई, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट का जो काम करते हैं, उनका हेड प्रथम कुलिका। सार्थवाह कौन? लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवां, जो एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेके जाते हैं ऊँट या गधे के ऊपर, तो उनका जो लीडर है उसे कहते हैं सार्थवाह। और नगर श्रेष्ठी मैंने बता ही दिया, चीफ बैंकर या मर्चेंट ऑफ द सिटी आप उसको कह सकते हो, ठीक है, काफ़ी अमीर बंदा। तो मतलब ये जो लोग थे, ठीक है, ये जो थे ये एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा जो थे इनका अच्छा रोल था, ठीक है ना, कंट्रोल करते थे ये एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन क्या हुआ कि कमी क्या थी? कमी ये थी कि भाई एक एक तो बात ठीक है कि ये जो पॉलिसीज़ थी काफ़ी इफ़ेक्टिव थी, काफ़ी हेल्प किया इन पॉलिसीज़ ने, लेकिन एक बात थी कि जो ये बंदे थे, जो ये लोग थे, पावरफुल लोग, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, सोशली हो या किसी भी तरह हो, वो अपनी जो पावर को एक्सपैंड करने लग गए, ठीक है ना। टाइम के साथ में वो दिखाने लग गए कि भाई हम अब नहीं दब के रहेंगे, हम किंग के अंडर नहीं दब के रहेंगे, हमें अपनी आज़ादी चाहिए। तो वो अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम जो है वो सेटअप करने लग गए। यही कमी थी, ठीक है, गुप्ताज के पीरियड से यही चीज़ होती जा रही थी कि ये जो पावरफुल लोग थे ये अपनी पावर को जो है एक्सपैंड करने लगे, ये काफ़ी ताकतवर हो गए थे। और क्यों ताकतवर हो गए थे, एक रीज़न और भी था इनका, ठीक है, कि जो किंग था ना बेसिकली उसके पास आर्मी तो रहती थी, ठीक है ना। ये तो बात है कि उसके पास आर्मी थी, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल ट्रेंड आर्मी थी, इसमें सारे जानवर थे, जैसे कि हाथी घोड़ा हो गया और रथ हो गए, फुट सोल्जर, कैवेलरी। लेकिन एक बात थी कि जब उसे इन लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है, कुछ जैसे कि उसे कुछ एडिशनल लोग चाहिए लड़ने के लिए, ट्रूप्स चाहिए, तो वो क्या है कि वो डिपेंडेंट होता था इन लोगों पे, पावरफुल लोगों पे, जिसके बारे में हमने बात किया अभी, ठीक है। सामंताज पे जो है वो डिपेंडेंट रहता था, ठीक है। अब इन लोगों पे जब वो डिपेंडेंट रहता था, ठीक है, जो ये लोग सामंता जो थे ये राजा को प्रोवाइड करते थे ट्रूप से, ठीक है, कि भाई राजा आप हमें एक लैंड का टुकड़ा दे दो जिससे हम जो है रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और अपने ट्रूप्स को मेंटेन करेंगे। जब आपको ट्रूप्स चाहिए होंगे, ठीक है, अगर कोई अटैक वटैक हुआ तो हम अपने ट्रूप्स जो है आपको दे देंगे। तो ऐसा कुछ जो था उनके बीच में जो डीलिंग थी, समझ रहे हो। लेकिन फिर जो है ना ये वही दिक्कत है कि भाई अब मिलिट्रीली जब वो इतने पावरफुल हैं ये लोग, सामंता, इनके अंडर में ट्रूप्स हैं काफ़ी सारे और हथियार हैं, तो ये भी अपनी पावर दिखाने लग गए। और फिर धीरे धीरे जो है इन्होंने भी अपना जो किंगडम है वो इंडिपेंडेंटली सेटअप करने लग गए। तो यही जो कमी थी ना, यही कमी चलती आ रही थी गुप्ताज के टाइम से, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यही सब कुछ बताया गया है इस पैराग्राफ में और इससे पहले। अब आगे बात करते हैं असेंबलीज़ के बारे में कि सदर्न जो इंडिया था, ठीक है, सदर्न इंडिया में जो विलेज असेंबलीज़ होती थी वो किस किस प्रकार की होती थी। तो सबसे पहला जो है सभा के बारे में बात करेंगे। सभा क्या थी? सभा ऐसी असेंबली थी जिसमें जो लोग होते थे वो ब्राह्मण लैंड ओनर्स होते थे, ऐसे लैंड ओनर जो ब्राह्मण ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लैंड ओनर्स की असेंबली को ही हम कहते थे सभा, ठीक है। विलेज असेंबली की बात हो रही है यहाँ पर, लोकल असेंबली कह सकते हो उसको आप। तो ये जो असेंबली थी जिन्हें सभा कहते हैं, तो ये असेंबली सब कमिटीज़ के थ्रू जो है काम करती थी। जैसे कि भाई एक कमेटी हो गई इरिगेशन की, या कोई रोड बनाने की कमेटी हो गई, या टेम्पल को मेंटेनेंस के लिए उसकी कमेटी हो गई, ठीक है। तो ऐसे जो थी इन कमिटीज़ के थ्रू जो है ये सभा काम करती थी। बंदे इसमें चूज़ होते थे कि भाई कुछ टाइम पीरियड होता था, उस टाइम पीरियड के लिए उनको इलेक्ट किया जाता था, ठीक है। मतलब एक चिट सिस्टम था, बेसिकली एक चिट सिस्टम होता था। चिट्स चूज़ करते थे कि जिसका नाम आ गया, ठीक है, वो हो जाएगा उसमें असेंबली में, मतलब वो सेलेक्ट हो जाएगा असेंबली में, सभा में,
तो ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ सिस्टम था बेसिकली, कहने का मतलब ये है। दूसरी जो काइंड ऑफ असेंबली थी वो थी उर। ठीक है, ये बात याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। जो सभा होगी, एक तो सभा, ये टर्मिनोलॉजी याद करने की ज़रूरत है क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार आती है। ठीक है, व्हाट इज़ उर, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ऐसी इस टर्म आने के। तो उर क्या होती थी बेसिकली, ये भी एक विलेज असेंबली थी लेकिन नॉट ऑफ ब्राह्मण्स। ठीक है ना, इसमें ब्राह्मण लैंड ओनर्स नहीं होते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके इस असेंबली में जो लोग थे वो पावरफुल नहीं थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी जो है बहुत अमीर और पावरफुल लोगों से जो है कंट्रोल्ड होती थी, बट वो ब्राह्मण नहीं थे, ये बस इसमें डिफरेंस है। ठीक है ना। नगरम, नगरम एक और टर्म है। नगरम क्या था, इट वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। ठीक है, ट्रेडर जो थे, जो सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, व्यापार करते थे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं नगरम। ठीक है, तो आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। ये विलेज असेंबलीज थी, इनके थ्रू जो है सारा काम होता था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारा काम इसीलिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट इसीलिए थी क्योंकि जो है बेसिक यूनिट जो है ना, बेसिक यूनिट जो है एडमिनिस्ट्रेशन की, दैट वाज विलेज। ठीक है ना, इन दोज टाइम्स विलेज ही एक बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती थी जहाँ से जो है लैंड रेवेन्यू मिलता था। ठीक है ना। अब लैंड रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, किंगडम को चलाने के लिए। अगर पैसा नहीं होगा तो किंगडम चलेगा नहीं। ठीक है, पैसा नहीं होगा तो आर्मी सेटअप नहीं हो पाएगी। ठीक है, सैलरी कहाँ से देगा किंग अपने सोल्जर्स को। तो आई होप कि सारा जो है मैं कुछ बता रहा हूँ वो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। कोई डाउट है फिर भी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब आगे बात करते हैं ऑर्डिनरी पीपल की इन किंगडम्स में। जो ऑर्डिनरी लोग थे उनके बारे में हमें पता चलता है कुछ प्लेज के द्वारा, कुछ अकाउंट्स हैं लोगों के, उनके द्वारा हमें उनकी ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ के बारे में पता चलता है। अब ऐसा ही एक अच्छा एग्जाम्पल है, कालिदास एक पोइट थे, फेमस पोइट थे, आपको पता होगा, आपने नाम भी सुना होगा उनका। तो कालिदास के काफ़ी सारे प्लेज हैं जो ना राजा की दरबार के बारे में सीन जो है उनके डिपिक्ट करते हैं, उनके सीन्स के बारे में बताते हैं। तो ऐसा ही जो है उनका एक प्ले है अभिजनान शाकुंतलम। ठीक है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। लेकिन इनके जो सारे ऑलमोस्ट जो इनके प्लेस थे ना, कालिदास के जो ऑलमोस्ट इनके जो प्लेज ये लिखा करते थे, उनमें एक फीचर तो होता था। ठीक है, वो फीचर क्या था, उसमें ये दर्शाते थे कि जो किंग है ना और जो ब्राह्मण है वो संस्कृत में बात कर रहे हैं, और जो आम आदमी है, चाहे वो औरत हो या मैन हो, वो दोनों ही जो है प्राकृत में बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी हाई ऑर्डर के जो लोग हैं, राजा और ब्राह्मण, वो बात करते हैं संस्कृत में, और जो आम आदमी है वो बात करता है प्राकृत में। तो ये जो है इनके प्लेज में काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया है, ऑलमोस्ट हर प्ले में इनके दिखाया गया है। अब इनकी एक फेमस प्ले के बारे में यहाँ बताया गया है जिसका नाम है अभिजनान शाकुंतलम। ठीक है, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है हु इज़ द राइटर ऑफ अभिजनान शाकुंतलम। ठीक है, तो अभिजनान शाकुंतलम जो था ये एक प्ले था, एक स्टोरी थी, किसके बीच में, एक राजा दुष्यंत थे, राजा दुष्यंत और एक औरत थी जिसका नाम था शकुंतला। तो इनके बीच में जो प्रेम था, इनके बीच में जो लगाव था, इसके बारे में ही ये जो प्ले है लिखा गया है बाय कालिदास। तो अब इसमें क्या होता है कि एक अंगूठी होती है रानी की, वो खो जाती है, एक फिशरमैन को पाती है, वो उल्टा लेके आता है। फिर जो है मतलब ऐसा ही कुछ एक स्टोरी है, उसके प्लाइट, उसके मतलब कितना जो है ना मजबूर हो जाता है वो फिशरमैन, उसके बारे में ही एक स्टोरी बताई गई है यहाँ पर। इसको पढ़ लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस मेन ये है कि नाम याद रखना अभिजनान शाकुंतलम का। ठीक है, दैट इज रिटन बाय कालिदास, a story about the king Dushyant and his love with Shakuntala। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चाइनीज पिलग्रिम जो थे फाइयान, जिसके बारे में हमने चैप्टर 9 में भी बात करी थी, ही केम अराउंड 400 AD। ठीक है, गुप्ताज के टाइम पे ही केम टू इंडिया। और आई होप याद होगा, आई होप यू हैव वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियोज़। इफ़ यू हैव नॉट देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो बैक एंड वॉच दैम फर्स्ट एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो। सो फाइयान केम अराउंड 400 AD। ठीक है ना, इन द गुप्ताज टाइम।
तो he has written a good account about the life of the untouchables, basically the people who are downtrodden, who are discriminated, उनके बारे में फाइयान ने एक अकाउंट छोड़ा है। और वो बताते हैं कि जो जो ये अनटचेबल्स लोग होते थे, ठीक है, उन्हें कितना कितना जो था क्रूरता जो है उन्हें महसूस करनी पड़ती थी। जैसे कि जब वो जो अनटचेबल्स हैं, जब वो मार्केट प्लेस में आते थे, बाज़ार में आते थे, तो उन्हें कहा गया था कि वो दूर से ही एक लकड़ी का फट्टा जो है उसको उससे आवाज़ करते आएंगे, उसको ज़मीन पर मारते आएंगे, ताकि लोगों को जो है पता चल जाए कि भाई ये जो बंदा है, ये जो आदमी आ रहा है या औरत आ रही है, ये अनटचेबल है, इसीलिए इससे दूर रहें। ठीक है, नहीं तो पता नहीं चलेगा ना कि मतलब कौन अनटचेबल है। किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता कि वो अनटचेबल है। तो इसीलिए जो है एक डिस्क्रिमिनेटरी काइंड ऑफ प्रैक्टिस जो है ये उस टाइम पर प्रेवलेंट थी। ये बताते हैं फाइयान। ही वॉज अ चाइनीज पिलग्रिम, ठीक है, हु केम टू इंडिया सो एज टू विजिट द बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, ठीक है। और उन्होंने ये अकाउंट छोड़ा है पीछे, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है। अब एक और जो अकाउंट है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, विच इज़ रिटन बाय बाण भट्ट। अब बाण भट्ट कौन थे? ही वॉज द कोर्ट पोएट इन दी कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन, ठीक है ना, हर्षवर्धन के कोर्ट में पोएट थे, ठीक है ना। आई होप याद होगा, मैंने ये बात भी मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बार बार इसको बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है यही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। कोई स्टोरी नहीं पूछने वाला आपसे कि उसने क्या लिखा था, तो लेकिन फिर भी आप ये स्टोरी पढ़ सकते हो। इसमें बता रखा है बाण भट्ट ने कि जो राजा की आर्मी थी वो जब चलती थी, ठीक है, जब वो बाहर निकलती थी तो कितना सामान उसके साथ में लेके जाया जाता था, उसकी कंफर्ट के लिए, राजा की कंफर्ट के लिए उसकी आर्मी को सर्व किया जाता था। जब वो विलेजेस से गुजरती थी तो गांव के लोग जो हैं खाने के लिए देते थे, कुछ जो उनके पास होता था वो देते थे एज अ गिफ्ट, ठीक है। और फिर वो राजा के हाथी घोड़े वगैरह सारे तोड़ ताड़ के झोपड़ियों को, तो मतलब कि ना वो ऐसा कुछ स्टोरी यहाँ पर बताई गई है। जस्ट हैव अ लुक, नॉट सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। यहाँ पर जो है इस्लाम रिलीजन के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि इस्लाम रिलीजन जो है लगभग 700 AD के आसपास ओरिजिनेट हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इन अरेबिया, ठीक है ना। बाय हुम? बाय प्रॉफिट मोहम्मद। सो लाइक क्रिश्चियनिटी के बारे में पता होगा कि क्रिश्चियनिटी जो है 2000 साल पहले आई थी, तो ऐसे ही जो है इस्लाम धर्म है वो अरेबिया में ओरिजिनेट हुआ था लगभग 700 AD के आसपास बाय प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक कुरान का एक कुछ उसकी लाइनें दी गई हैं, कुरान में जो कुछ लिखा गया है वो थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर बताया गया है। जस्ट हैव अ लुक, ठीक है। अब जो इस्लाम था वो बेसिकली क्या हुआ कि 100 साल, लगभग 100 साल के आसपास ही जो है नॉर्दर्न अफ्रीका, स्पेन, ईरान और इंडिया में फैल गया। देखो अरब सेलर जो थे वो पहले भी आते थे, ठीक है। इंडिया का ट्रेड पहले भी जो है यूरोप से होता था और अरब रीजन से होता था, अरेबिया से होता था। लेकिन इस टाइम के बाद जो है जो ये ट्रेडर्स आने लगे, ठीक है, वो अपने साथ एक वो धर्म को भी, ठीक है, धर्म की टीचिंग्स को भी जो ओरिजिनेट हुई थी, इस्लाम धर्म की जो टीचिंग्स ओरिजिनेट हुई थी 700 AD के आसपास अरेबिया में, उसको भी अपने साथ लाने लगे। समझ रहे हो? मतलब वो वहाँ से आते हैं तो ऑफकोर्स जो उनकी टीचिंग्स हैं वहाँ पे वो भी साथ लेके आएंगे। समझ रहे हो? उससे पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि इस्लाम धर्म उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। तो फिर अब यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि जो अरब सोल्जर्स थे, ठीक है, फिर उन्होंने इसी टाइम के आसपास जो है सिंध को भी कनकर किया था, ठीक है, दैट इज़ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो दिस इज़ ऑल्सो बीइंग टोल्ड हियर। तो आई होप सब कुछ क्लियर होगा, ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। अब दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू, बट if you still have any doubt regarding any topic, then just let me know in the comment section below and I will make another video on that topic as well. So we will meet in the next video, that is chapter 11. Till then, take care, bye bye, Jai Hind.